नमस्कार साथियों, सूर्य की यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम राजस्थान आरजीएस के एग्ज़ाम की और राजस्थान एडीजे के एग्ज़ाम की। जब आप राजस्थान का एडीजे एग्ज़ाम देते हो, राजस्थान का आरजीएस के एग्ज़ाम देते हो, तो वहाँ पर आपके सामने आता है क्या? राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो आइए पढ़ते हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट क्या है, उसके बारे में जानते हैं। जब हम बात राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की करते हैं तो राजस्थान में नहीं है, ये सभी जगह है। आप छत्तीसगढ़ का एग्जाम देने जाने वहाँ पर भी उसका लैंड रेवेन्यू लॉज आता है। आज एमपी का देने जाओ वहाँ पर भी आता है, यूपी का देने जाओ वहाँ पर भी आता है। यानी ये जो लोकल लॉ है ये सब जगह मिलेगा। नाम अलग होता है, यूपी का होगा तो यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट हो जाएगा, राजस्थान होगा तो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट हो जाएगा, एमपी होगा तो एमपी। लेकिन छत्तीसगढ़ में लैंड रेवेन्यू एक्ट नहीं है, वहाँ पे कोड वर्ड यूज़ किया गया, कोड CODE कोड। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास दो एक्ट होते हैं, एक होता है लैंड रेवेन्यू और एक होता है टेनेंसी। ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट टीपी होता है और सीपीसी होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट और टीपी एक्ट में जब भी हम कोई भी ब्रिज करेंगे तो उसके लिए सीपीसी प्रोसीजर लॉ है। ठीक वैसे जब आप जाते हो टेनेंसी एक्ट के अंदर जितने छोटे छोटे लॉ रेवेन्यू लॉज है उनमें जाते हो, वहाँ कोई ब्रिज होता है तो उसका प्रोसीजर है, इसलिए इसका नाम कोड होता है, CODE कोड। हालांकि अपने राजस्थान में इसको कोड नहीं बोलते, बाकी इसका नाम कोड होता है। तो यहाँ पे आता है राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। ये आपके लिए नया नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़ते हो CPC। क्या पढ़ते हो? CPC पढ़ते हो। तो आपको याद होगा कि CPC का सेक्शन नंबर 5, CPC का सेक्शन 5 जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे रेवेन्यू कोड की डेफिनेशन दी गई है और वहाँ कह रखा है कि भैया रेवेन्यू मैटर्स के लिए रेवेन्यू एक्ट बने हुए हैं और रेवेन्यू एक्ट में रेवेन्यू कोड्स होते हैं। रेवेन्यू कोड में सबसे हेड डिपार्टमेंट होता है, बोर्ड कहते हैं उसको, फिर छोटे छोटे उसमें कोड्स बने हुए होते हैं। तो सेक्शन 5 ऑफ CPC कहता है कि जो रेवेन्यू कोड्स हैं, जहाँ पे रेवेन्यू कोड एस्टेब्लिश हैं वह रेवेन्यू मैटर को रेवेन्यू कोड देखेगा और जहाँ पे वो नहीं है तो वहाँ पे हमारा CPC अप्लाई होगा। क्योंकि इसकी नेचर क्या है? सिविल नेचर है। इसमें खून खराबा तो है नहीं, लड़ाई झगड़ा तो है नहीं। यहाँ पे क्या है? पैसा है, मनी है, रेंट है, पार्टीशन है, वो सब चीज़ें होती है। तो इन्होंने कहा कि जब भी कोई मैटर आपका लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड होगा तो सेक्शन 5 ऑफ CPC कहते हैं पहले आप लैंड रेवेन्यू कोड जाइए और वहाँ पे अगर नहीं रेमेडी है तो CPC कहती है हमारे पास आइए। तो मैंने एक वर्ड बोला, कोर्ट जाइए। तो आइए कोर्ट की डेफिनेशन देखते हैं। एक वास्ट एरिया में कोर्ट की डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे तो आप देखिए अपनी कोर्ट की डेफिनेशन आपको कहाँ मिलेगी? BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन नंबर 2 के A में। ठीक है, ए कोड जाता है, या इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 3 में, सेक्शन नंबर 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, तो वैसे तो आपको वहाँ मिल जाएगी कोर्ट की परिभाषा, लेकिन एक वाइड एस्पेक्ट में कोर्ट की परिभाषा देखते हैं तो आप देखेंगे स्टाम्प एक्ट में कोर्ट की परिभाषा दी गई है, कोर्ट फीस एक्ट में दी गई है, छोटे छोटे बहुत से कानूनों में दी गई है। तो एक्चुअली कोर्ट की डेफिनेशन क्या होती है? ये तो एविडेंस को छोड़ दो, मैं बात करती हूँ एक्चुअली कोर्ट की परिभाषा। तो कोर्ट की डेफिनेशन में 5 तरह के कोर्ट आते हैं: क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट। आ गया ना रेवेन्यू कोर्ट आपका? रेवेन्यू कोर्ट। अभी आपके कोर्ट्स पे कोर्ट फीस एक्ट है, ध्यान रखना। राजस्थान जुडिशियल लॉ, अब आपके कोर्ट्स पे कोर्ट फीस एक्ट है, राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट, उसमें कोर्ट की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, फिर आता अथॉरिटी और देन आता ट्राइब्यूनल। हिंदी वाले इसको अधिकरण बोलते हैं और इसको प्राधिकारी बोलते हैं, प्राधिकरण, प्राधिकार। ठीक है, तो हम जब पंचायत एक्ट पढ़ते हैं, जब हम म्यूनिसिपैलिटी एक्ट पढ़ते हैं वहाँ अथॉरिटी होती है। जब हम क्या बोलते हैं आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़ते हैं, जब हम पब्लिक क्या बोलते हैं लोक अदालत एक्ट पढ़ते हैं, पब्लिक सर्विस अथॉरिटी एक्ट, तो वहाँ पे हमारे पास आता है ट्रिब्यूनल। तो कोर्ट की परिभाषा में 5 कोड आते हैं। सिविल आप सबको पता है, क्रिमिनल आप सबको पता है, ये है हमारा रेवेन्यू कोर्ट। और ये रेवेन्यू कोर्ट हमें कहाँ मिलेगा? लैंड रेवेन्यू एक्ट में। और कहाँ मिलेगा? CPC के सेक्शन नंबर 5 के अंदर। तो जब भी कोई कानून आता है कहीं से निकल कर आता है, जैसे हम पढ़ते बहुत सारे, जैसे पोक्सो एक्ट पढ़ते हैं, हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ते हैं, JJ एक्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल लिखते हैं, JJ एक्ट देखते हैं तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल लिखते हैं। तो ठीक वैसे जब आपको लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ना है तो आपको ये लिखना है, क्योंकि हमारे प्री में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सेक्शन बेस आता है, और वो जो क्वेश्चन है वो आपका आता है सेक्शन नंबर, जिसमें कहता है कौन सा ऐसा सेक्शन कहता है जो कहता है कि जहाँ पर आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट बना हुआ है आपको वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ पे CPC अप्लाई नहीं होगी। और ये अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता रहता है। ठीक है, तो आता है सेक्शन 259 कहता है सिविल कोड के अधिकर्ता का क्या होगा? अपवर्जन होगा। आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो बोला भैया आपको लैंड रेवेन्यू एक्ट में जाना पड़ेगा, हमारे यहाँ पे नहीं आना है। तो ये प्री का सवाल है और ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है।
सेक्शन नंबर आपका बैरेक खोलो, लैंड रेवेन्यू एक्ट का खोल दिया, सेक्शन नंबर 259 लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। पहले राजस्थान के अंदर लैंड रेवेन्यू एक्ट हुआ करता था 2015 में, 16 में और 18 में, और राजस्थान एडीजी में आज भी है। बट हाँ, राजस्थान एडीजी में एक फ़ायदा है, वहाँ पे पूरा लैंड रेवेन्यू एक्ट नहीं आता, उसका कुछ स्पेसिफाइड चैप्टर आता है। ठीक है, तो 259 जो है हमारा, ये पहले भी हमारा आ चुका है। तो ये आपका प्री का सवाल है जो आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे सेक्शन है, पर एक सेक्शन तो फिक्स है। तो हमारा सेक्शन 5 रेड विथ सेक्शन नंबर आता है कि भैया सिविल कोड आप साइलेंट लीजिए, क्योंकि लैंड रेवेन्यू एक्ट बना हुआ है और लैंड रेवेन्यू कोड भी बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है कि मेरे पास टोटल चैप्टर कितने, 11। टोटल चैप्टर कितने, 11। टोटल सेक्शन 263 है। कमेंसमेंट इसकी 1 जुलाई को हो गया। और 1 जुलाई को कौन सा एक्ट आया आपका पता है? यस, टीपी एक्ट आया। और कौन आया पता आपको? सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया। और कौन आया आपका 1 जुलाई को? आपका इजमेंट एक्ट आया। अब आप कहेंगे इजमेंट क्यों बताया? अरे भैया, ये लैंड रेवेन्यू जो है ना, ये राजस्थान एडीजी में भी आता है और ये लैंड रेवेन्यू एक्ट राजस्थान जुडिशरी में भी आता है, तो वीडियो तो दोनों बच्चे देखेंगे। ठीक है, और इजमेंट एक्ट जो है राजस्थान एडीजी के एग्जाम में है, तो वो भी 1 जुलाई। तो कितने एक्ट हो गए आपके 1 जुलाई को? फटाफट लिख दीजिए। टीपी भी 1 जुलाई को है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी आपके कोर्ट्स में है और इजमेंट एक्ट भी है, ये सब 1 जुलाई को आते हैं। एक्सटेंड का इसका होल ऑफ राजस्थान, अक्सर आपके मुंह से निकलता है होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया। भैया ये लोकल एक्ट है, लोकल एरिया में अप्लाई होगा। प्री का सवाल आया हुआ है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में कितनी शेड्यूल दी गई है? 2। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है? 12। BNSS में कितनी है? 2। पता होनी चाहिए, यहाँ से प्री का क्वेश्चन आता है। आप कहेंगे ये कौन पूछता है? एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, जुडिशरी पूछती है, और कौन पूछता है? तो कितनी शेड्यूल है? 2। इसके शेड्यूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके शेड्यूल से क्वेश्चन बनता है। निकालो इसके शेड्यूल को, बताती हूँ कौन सा क्वेश्चन बनेगा। इसके शेड्यूल से क्वेश्चन बनता है, प्री का भी आया हुआ है, क्योंकि इसके शेड्यूल में 15 पॉइंट दिए गए हैं और ये प्री प्लस मेन दोनों का सवाल है, और ये प्री में आ चुका है राजस्थान में। प्रीवियस ईयर के पेपर उठाना, वहाँ पे आया इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा केस है, मुद्दा है, मेथड्स है जो कि लैंड रेवेन्यू एक्ट नहीं सुनेगा। 3 ये थे, चौथा दूसरा था जो सिविल का था। तो लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल नंबर 1, और ये 15 के 15 पॉइंट टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आता रहता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कौन सा मैटर है जो CPC नहीं सुनेगी, मतलब सिविल कोर्ट नहीं सुनेगा, या इनमें से कौन सा मैटर है जो रेवेन्यू कोर्ट नहीं सुनेगी। तो ये आपके 2 क्वेश्चन तो देखो मैंने आपको प्री का आता बता दी, जो ऑलरेडी आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर आता है हमारे पास लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर चैप्टर 1, जैसे सबका चैप्टर वैसे इसका चैप्टर, और ये कहता है मैं हूँ आपका प्रीलिमिनरी। किसकी बात करता है? प्रारंभिक। जब भी आप कोई भी कानून पढ़ते हो, सबसे पहले प्रीलिमिनरी आती है, प्रारंभिक ही आता है। जो चैप्टर 1 होता है वो इंट्रोडक्शन देता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे पास क्या क्या डेफिनेशंस हैं, क्योंकि वो सब पता होनी चाहिए। आप जब इसकी डेफिनेशन क्लोज पढ़ोगे तो आपको मिलेगा रिकॉग्नाइज एजेंट की डेफिनेशन, क्योंकि आपके भी यहाँ पे एजेंट आ सकता है, और रिकॉग्नाइज एजेंट वैसे ही जैसा कि CPC का ऑर्डर नंबर 3 है। यानी जब आप ये एक्ट पढ़ने बैठोगे तो CPC साथ रखना, बहुत सारे प्रोविजन आपको एक जैसे मिलेंगे। तो चैप्टर 1, 2 का 3 है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं भैया? लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो हमें इसमें क्या चाहिए? बोर्ड। जैसे हम पढ़ते हैं BNSS, चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, सेकंड क्या कहता है? कोर्ट को बुलाओ, भाई कोर्ट आने चाहिए, यहाँ बोर्ड आएगा। क्या आएगा? बोर्ड। ये बोर्ड शब्द भी आपके लिए कोई नया नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि इस बोर्ड को आपने देखा है, कहाँ पे देखा है? JJ एक्ट में। इसको राजस्व बोर्ड कहते हैं। कहीं ऐसे बैरेक्ट होंगे जहाँ पे बोर्ड को मंडल शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मंडल। तो डरे ना, इसको मंडल भी बोलते हैं, इसको बोर्ड भी बोलते हैं। एग्जाम में हिंदी मीडियम वाले आप बोर्ड भी लिख सकते हैं, आप मंडल भी लिख सकते हो, दोनों सही है। तो यहाँ पे जो जैसे अपना होता है सिविल में सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है? CPC के अंदर सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है अपना? सेक्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट। BNSS में सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन होता है? हाई कोर्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6। तो हमारा CPC कहता है कि मेरा सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? तो CPC का सेक्शन 3 कहता है हाई कोर्ट होता है। ठीक है, BNSS का सेक्शन नंबर 6 कहता है हाई कोर्ट होता है। आप कहेंगे मैडम सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं है? तो जाके देख लो ना, वहाँ पे दे रखा है हायरार्की ऑफ कोर्ट। तो हायरार्की ऑफ कोर्ट जब आप पढ़ते हैं, कोर्ट की जब आप क्या बोलते हैं हायरार्की देखते हैं, तो ना तो सेक्शन 3 में हाई सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है और ना ही सेक्शन 6 में सुप्रीम कोर्ट लिखा है, तो हायरार्की में आता ही नहीं है। तो वहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन है? तो अपना ये। तो ठीक वैसे ही लैंड रेवेन्यू एक्ट का सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन होता है? बोर्ड।
तो सबसे हाईएस्ट इनका बोर्ड होता है। जैसे वहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है, या लास्ट जो आपकी होती है क्या बोलते हैं अपील, सेकंड अपील जिसको हम कहते हैं बोर्ड में जाएगी, और यहाँ रिवीजन भी बोर्ड के पास आएगी। हाँ, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास भी राइट है, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के मुद्दे पड़ेंगे, एक लैंड रेवेन्यू के, एक अदर देन। तो अदर देन जो मुद्दे होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट सुन लेता है, और जो रेवेन्यू से रिलेटेड होगा वो हमारा बोर्ड सुनता है। इसलिए यहाँ पे रिवीजन स्टेट गवर्नमेंट को भी हो सकती है, ये ध्यान रखना। रेफरेंस कोड भी यहाँ पे बोर्ड ही है, ध्यान रखना, क्योंकि सबसे हाईएस्ट रैंक हो गई, और जिसकी सबसे हाईएस्ट रैंक होगी वही हमारा अपीलेट, सेकेंड अपीलेट कोड भी वही होगा, और अपना रिवीजन कोड भी वही होगा। कहाँ से कहते हैं 4 to 40, तो आया 1 2 का 3 प्रीलिमिनरी, 4 2 का 14 आता रेवेन्यू बोर्ड। अब रेवेन्यू बोर्ड के सारा काम रेवेन्यू बोर्ड ही करेगी क्या, उसके सपोर्ट के लिए छोटे कोर्ट भी तो चाहिए, तो रेवेन्यू कोर्ट आ जाता है। रेवेन्यू कोर्ट में बहुत सारी, इसकी भी हायरार्की जो हम पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे कि कैसे इनको याद करना। जैसे कि अपन पढ़ते हैं सिविल का कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में से CJM निकलता है, ACJM निकलता है, सेशन जज में से ADJ निकलता है, एडिशनल सेशन कोर्ट निकलता है। ठीक, इसकी भी हायरार्की लिखाऊंगी जिससे आपको पता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दो मुद्दे चलेंगे, एक चलेगा लैंड रेवेन्यू का, एक चलेगा सेटलमेंट का, एक चलेगा रिकॉर्ड्स का। तो तीन अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे ये, तो उसकी हायरार्की मैं बनाऊंगी। तहसीलदार भी आएगा, नायब तहसीलदार आएंगे, सब आएंगे यहाँ पे, देखते जाओ। तो आता है रेवेन्यू कोर्ट एंड उनके ऑफिसर्स 15 से 50। तो चैप्टर 1 कहता मैं हूँ प्रीलिमिनरी 1 2 का 3, चैप्टर 2 कहता मैं हूँ आपका बोर्ड जो बात करता है सेक्शन 4 से 14, और चैप्टर 3 कहता है अदर रेवेन्यू ऑफ कोर्ट एंड ऑफिसर्स जो बात करता है 15 से 50। याद हो गया, 15 से 50, 15 से 50, 15 में इन मत लगाओ तो 50 बन जाएगा, तो 15 से 50 ये भी है, 4 से 14 ये भी आपको याद हो गया। चलिए चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 कहता है प्रोसीजर। जब भी कोई कानून पढ़ो प्रोसीजर के बिना काम नहीं होता है। तो प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स कौन कौन होंगे, कैसे कैसे काम करेंगे, क्या कहलाएंगे, कैसे एस्टेब्लिश होंगे, तो आता है सेक्शन 51 से लेकर 73 तक। तो चैप्टर 1 में प्रीलिमिनरी आई, 2 में बोर्ड को लाए, 3 में कोर्ट को लाए, और 4 में उनका प्रोसीजर बताया। 5 ही हमारा मेन है, रटाफिकेशन कर लो, एक सवाल यहाँ से आते ही आता है एग्जाम में। देखो हमारे राजस्थान के सिलेबस में से डिफाइन नहीं है, राजस्थान के सिलेबस में डिफाइन है कि किस एक्ट में से कितने क्वेश्चन के नहीं। छत्तीसगढ़ के अंदर लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें CRPC के 2 क्वेश्चन आए थे, मतलब उनका जो 55 क्वेश्चन थे उनके माइनर एक्ट में से थे और बाकी को मेजर। जबकि MP के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है, वही इसमें से इतना दूंगा, इसमें से इतना दूंगा, इसमें। राजस्थान में ऐसा कोई डिवाइडेशन नहीं है। अब लोकल एक्ट जोड़े हैं तो पहली प्रायोरिटी लोकल को रहेगी, तो हो सकता है लैंड रेवेन्यू से आपके 2 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 3 क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि वैसे वेटेज तो देना चाहिए लोकल लॉज को, ताकि यहाँ के लोकल लोगों को बेनिफिट भी मिल सके, ठीक है, या पढ़ने वाले बच्चों को बेनिफिट मिल सके। तो आता आपके पास अपील, रेफरेंस, रिविजन, रिव्यू। देखा, चारों चीज़ें। इस अपील, रेफरेंस, रिविजन की बात करती हूँ, CPC में चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 आ जाता है, CRPC के अंदर चैप्टर 29 और 30 आ जाता है, और BNSS में चैप्टर अब चेंज हो गया। अब क्या आ जाता है आपका, पहले 29 था ना, तो अब क्या बन गया अपना 32। कहाँ से कहाँ तक है, 415 से लेके 413 से लेके 450 तक आ जाता है, ठीक है। तो ये सब जगह मिलेगा, अपील, रेफरेंस, रिविजन, रिव्यू। 74 से 87 ये रटाफिकेशन आज ही कर लेना। इसमें रिव्यू होता है, सिविल में भी रिव्यू होता है, लेकिन CRPC में BNSS में नहीं होता है। तो इसके साथ ऑब्लिक करके लिखो CPC चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, ठीक है, क्योंकि ये पूरा सिविल है ना, उससे पैरेलल चलेगा। तो लिख दो CPC चैप्टर 7 8। तो चैप्टर 1 कहता मैं हूँ प्रीलिमिनरी, तो चैप्टर 2 कहता है बोर्ड को बुलाओ, C कहता है रेवेन्यू कोर्ट्स को बुलाओ, D कहता है उनको प्रोसीजर दो, और चैप्टर नंबर 5 कहता है अपील, रेफरेंस, रिविजन, रिव्यू। कहाँ से कहाँ तक, 74 से 84। नाउ खत्म हो गया। एक्चुअल में यही हमारा कानून है, 1 से लेके हमारी बात होती है कहाँ पर, सेक्शन नंबर 87 तक। ये हमारा रटाफिकेशन। अब बाकी पूरा नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे ना। फिर क्या केवल लैंड रेवेन्यू पढ़ोगे, फिर BNSS का पढ़ोगे, BSA का पढ़ोगे, तो बाकी में फिर आपको सेलेक्टेड पढ़ना है। यहाँ तक तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, लेकिन बाकी का आपको सेलेक्टेड पढ़ना है जहाँ पे आपको लगता है क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आता है चैप्टर नंबर 6 लैंड 88 से 105। तो चैप्टर 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी हूँ, दूसरा कहता है बोर्ड हूँ, तीसरा कहता है रेवेन्यू कोर्ट हूँ, चौथा कहता है प्रोसीजर हूँ, तो पाँचवा कहता है अपील, रेफरेंस, रिविजन, रिव्यू हूँ, तो छठा कहता है मैं तो आपकी भूमि हूँ, 88 से 105। चैप्टर 7 कहता है कि जब आपके पास भूमि आ गई तब आप उसका क्या करोगे, सर्वे कर ले क्या, कि चलो भाई सर्वे कर लेते हैं। तो आता है चैप्टर नंबर 8 कहता है हम उस भूमि का सर्वे करेंगे एंड उसका रिकॉर्ड तैयार करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 कहता है सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशन, जो बात करता है 106 से 141। हिंदी वाले बच्चों, आपको हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वे और अभिलेख कार्य। तो लैंड का सर्वे होता है, उसका मैप बनता है, ठीक है, फील्ड बुक तैयारी होती है। इसका एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में प्री में भी आया हुआ है राजस्थान में और मेन में भी, और वो है सेक्शन नंबर 111। सेक्शन 111 ये प्री और मेन दोनों में आया हुआ है।
आप पुराने पेपर उठा के देखना, आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा। मेरे पास अभी नहीं लिखा हुआ है, मैं तो 15 से एग्जाम दे रही हूँ ना, इसलिए सारे पता है मुझे। तो क्या कहता है आपके पास सेक्शन 111, डिस्प्यूट कौन सॉर्ट आउट करेगा, वो हमारा क्वेश्चन आता रहता है। तो चैप्टर 7 कहते हैं सर्वे रिकॉर्ड ऑपरेशन 106 से 141। तो चैप्टर 1 में प्रीलिमिनरी आता है, 2 में रेवेन्यू कोर्ट आता है, बोर्ड आता है, 3 में कोर्ट आता है, 4 में प्रोसेसर देते हैं, 5 में अपील रेफरेंस डिवीजन रिव्यू करते हैं, 6 में भूमि को बुलाते हैं और 7 में उसका सर्वे कराते हैं। नाउ चैप्टर नंबर 7A। 7A कहता है सर्वे ऑफ आबादी एरिया। पहले सर्वे किसका किया हमने, उस लैंड का जिस लैंड को कल्टीवेशन में काम आती है, जिसका लैंड रेवेन्यू लगता है। अब सर्वे किसका किया, आबादी लैंड, क्योंकि आबादी लैंड जो आप टैक्स भरते हैं वो इसमें नहीं आता है, वो दूसरे एक्ट में चला जाता है। तो 7A कहता है सर्वे ऑफ आबादी एरियाज 141A से 141T तक। फिर चैप्टर 8 कहता है सेटलमेंट। अभी भी मैंने आपसे बताया ना, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें चलेगी, यहाँ पे रिकॉर्ड्स अलग होंगे, सेटलमेंट्स अलग होंगे और लैंड रेवेन्यू अलग होगा। तो यहाँ पे सेटलमेंट ऑफिसर होगा, तो सेटलमेंट ऑफिसर और डिप्टी ऑफिसर होगा, उनके अपने दो लोग होंगे, उनके अपना प्लेट कोड, सब कुछ अपना अपना होगा। सेटलमेंट ऑपरेशन 142 से 183। फिर आता पार्टीशन ऑफ एस्टेट्स। अब क्या करेंगे, अब संपत्ति को विभाजन करेंगे। अब देखिए, आपने कभी सेक्शन 9 ऑफ CPC पढ़ा, पार्टीशन सूट CPC में जाते हैं, ये ध्यान रखना। इस मकान का पार्टीशन करना CPC में जाएंगे। लेकिन जब पार्टीशन की बात आती है किसकी, कल्टीवेशन की लैंड की, एग्रीकल्चर लैंड की, चाहे म्यूटेशन भरा जाता है उस लैंड की जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए काम जाती है, उनकी जब पार्टीशन की बात आएगी, उनकी जब गिफ्ट की बात आएगी, तो हमें लैंड रेवेन्यू एक्ट में जाना है। जनरल प्रॉपर्टी की पार्टीशन की बात आएगी तो हमें CPC में जाना है। कहाँ से कहाँ तक, 184 से 223। और चैप्टर 10 कहता है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, और हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। कलेक्शन ऑफ एविडेंस की डेफिनेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की ऑब्जेक्ट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। और ये कहाँ पढ़ते, BNSS में। कहाँ पढ़ते, K के बाद JKL में पढ़ते हैं। तो 21L ऑफ BNSS इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन कहता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो भैया क्रिमिनल मैटर तो कराता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, और रेवेन्यू क्या करेगा, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू 224 से 257D। हमने अक्सर अपने जीवन में सुना है कि सरकार रेवेन्यू लेती है, इस रेवेन्यू से ही सरकार की गवर्नमेंट चलती है, उन्हीं पैसों से सड़क बनती है, पानी मिलता है, लाइक ये वही रेवेन्यू है। यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, वो आते हैं, अगर आप रेवेन्यू नहीं देते तो पकड़ते हैं। और पता हो रेवेन्यू ऑफिसर के बारे में कहाँ पढ़ते हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, इंडियन एविडेंस एक्ट में, कि रेवेन्यू ऑफिसर्स को जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, वो सिर्फ तुम्हें पकड़ने आता है। ये इसका प्रोविज़न आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी है और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी है। कहाँ पढ़ते हैं ईशा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, रेवेन्यू ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, कहाँ पढ़ते हैं अजीत, चलो इंडियन एविडेंस एक्ट बता दो अजीत, वो आपको याद है। उनसे नहीं पूछेंगे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। 125 कि 121, देखो 121 है ना, वो भी जजेस की बात करता है। तो 121 जो है ना, वो तो वो बात करता है कि जजेस एज ए एविडेंस के लिए कंपेल करेंगे। 120 इंडियन एविडेंस। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तो इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या है, ईशा क्या कह रही बेटा, 131 में दिया गया। वेरी गुड। तो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर का बहुत बड़ा रोल है इंडियन एविडेंस एक्ट में। और देन आता है चैप्टर 11, वो कहता है मिसलेनियस 258 से 263। तो स्टार्टिंग के चैप्टर बड़े अच्छे हैं, बाकी वाले चैप्टर्स में मैं पढ़ाऊंगी बट उतना ही जितना एग्जाम के लिए काम किया, क्योंकि बहुत सारे कानून हैं और सब कुछ नहीं रट सकते, क्योंकि सब कुछ रटोगे तो क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू एक्ट का वैल्यू है तो पढ़ना स्टार्ट करें इसको। इसी साथ ये जो मैंने अभी आपको क्लास दी ना, ये हमारे 2 in 1 चल रही थी, ऑनलाइन क्लास भी चल रही थी और साथ में यूट्यूब पे भी इसको अपलोड कर रहे हैं। तो लैंड रेवेन्यू एक्ट की हमारे पास 2 तरह की क्लासेस अवेलेबल है। एक तो होती है फाउंडेशन, मतलब पूरा एक एक लाइन पढ़ना, समझना, समझाना, रटना, प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ से। जैसे इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं लैंड रेवेन्यू ऑफिसर कौन होता है, रिकॉर्ड ऑफिसर कौन होता है, सेटलमेंट ऑफिसर कौन होता है, उनका क्या रोल होता है, म्यूटेशन कैसे भरा जाता है, तो इसको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फाउंडेशन। तो हमारे पास लैंड रेवेन्यू एक्ट का फाउंडेशन बैच भी मिलेगा आपको, लाइव भी है जो स्टार्ट हुआ है आज से, और रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, जैसे क्लास होती है अपलोड हो जाता है। एक हमारा इसका चलेगा प्री,
ओरिएंटेड, जहाँ पे सिर्फ प्री ओरिएंटेड पढ़ाएंगे और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्री में सवाल बनता है तो पढ़ाते जाएंगे, अंडरलाइन कराते जाएंगे, डेज होंगे, ऑफिसर्स होंगे, उनको बाहर निकालते जाएंगे। ठीक है, जो फाउंडेशन बैच होगा जो हमारा, उसका उसमें आपको प्री का पेपर भी मिलेगा, मेन का पेपर भी मिलेगा, और कंप्लीट उसको रीड कराया जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा, जो भी केस लॉज होंगे उसमें लिखाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारा प्री ओरिएंटेड होगा, उस प्री ओरिएंटेड में जो केस लॉज होंगे वो भी हम उसमें लिखाएंगे, और उसमें प्री का ऑब्जेक्टिव पेपर भी शामिल होगा। ये रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, लाइव क्लासेस भी हैं, और ऑफलाइन क्लासेस भी आप आ सकते हैं। अब आपके सवाल आता है कि इनकी फीस क्या होगी इंडिविजुअल सब्जेक्ट, ऐसे तो कोर्स पूरा ही है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट की फाउंडेशन लैंड रेवेन्यू एक्ट की क्लास की क्या फीस होगी और प्री की क्या होगी, तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ये पूरा सब्जेक्ट मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगी, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाती हूँ। जैसे रीडिंग कराऊंगी मैं फाउंडेशन बैच में, तो हिंदी में भी रीडिंग कराऊंगी, इंग्लिश में भी कराऊंगी। कंटेंट में जो समझाऊंगी वो इंग्लिश में होगा, और जो प्री ओरिएंटेड होगा उसमें इंग्लिश होगी। इंग्लिश में तो हिंदी इंग्लिश दोनों साथ साथ चलेगी, क्योंकि उसमें रीडिंग तो होगी नहीं, उसमें तो इससे पढ़ाया जाएगा, तो दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस बैच की जानकारी के लिए, इसको लेने के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।